हेलो स्टूडेंट्स आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। तो ये हमारा लॉज ऑफ मोशन यूनिट 3 फॉर +1 क्लास के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम इसमें से क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, और फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, वर्क डन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी अबव एंड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से कि फ्रिक्शन क्या होती है। सबसे पहले हमने ये जानना है कि फ्रिक्शन का जो हमारा वोकेबुलरी वर्ड है उसका क्या मतलब है। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि अगर दो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं तो फर्स्ट सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर जब स्लाइड करेगी या मूव करेगी तो वहां पे फ्रिक्शन पैदा होगी। ठीक है, सो यहां से हमें पता लगता है कि फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी मूव्स ओवर अदर बॉडी। मान लीजिए ये मेरे पास एक सरफेस है, टेबल की सरफेस है, और इसके ऊपर मैंने कोई मास रखा हुआ है m। व्हेन आई अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन द बॉडी मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो अगर बॉडी इस साइड मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने सरफेस के ऊपर शो करनी है, दैट इज स्मॉल f। मींस दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। तो हमने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो मोशन को अपोज करती है। तो हमने वहां पे एग्जांपल में क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड और इन द कॉपी। इट हेल्प्स अस टू वॉक। तो अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो स्लिपरी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स, इट इज अ नेसेसरी इवल, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो हम आगे पढ़ेंगे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो यहां पे हमने ये जो F है इसको स्मॉल f से डिनोट करके S लिख के कॉस थीटा लिख लेना है, थीटा। तो ये F हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड है। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल कितना हो गया? कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री क्या होता है? नेगेटिव। सो द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है? हमेशा वर्क डन नेगेटिव करती है। जिस साइड पे मोशन होगा उसी साइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड अपने आप पैदा हो जाएगी। इट इज अ force that comes into play whenever the body slides over another body, या the force acting on an object which opposes its motion is called force of friction. It is a surface, ये सरफेस पे होती है, ये अपने आप पैदा हो जाती है। ठीक है, अपने आप एडजस्ट कर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ना है टाइप्स, फ्रिक्शन के टाइप्स। तो स्टूडेंट्स मेरे पास फ्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक, कैनेटिक, ये और लिमिटिंग। तो सबसे पहले फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर दैट स्टैटिक मींस एट रेस्ट। ओके, तो इसका हम अगर एग्जांपल लेंगे तो मान लीजिए यहां पे एक स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? एक यहां पे बंदा है, उसको पुश कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जब ये यहां से पुश करेगा तो मान लीजिए इसने पुश करना इसको स्टार्ट कर दिया। तो जब ये पुश करेगा तो स्टार्टिंग में कितनी फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन, फिर 20 लगा दी, फिर इसने 50 लगा दी, फिर उसके बाद इसने 70 न्यूटन लगा दी। और जब इसने 70 से 70.01 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये हिलना स्टार्ट हो गया। मींस ये स्टैटिक से लिमिटिंग तक पहुंच गया। तो इसकी लिमिट कितनी है? ये इसकी लिमिट है। इस लिमिट को, इससे नीचे वाली लिमिट को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मींस इसका जितना मास ज्यादा होगा उतनी स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। लेकिन जब ये 70.01 न्यूटन हो गई तो ये लिमिट के ऊपर चला गया। मींस अब यहां पे क्या लिखेंगे?
लिमिटिंग फ्रिक्शन में इसका एग्जांपल क्या आएगा कि इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, अब ये मूव करने वाला है, मींस 70 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद मूव करेगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 70 न्यूटन। 70 न्यूटन फ्रिक्शन को हमने क्रॉस करना है, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिट को क्रॉस करके फिर यहां पे आना है, फिर इसको मूव करवाना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। काउंटर बैलेंस मींस 70 न्यूटन ये इंसान यहां पे फोर्स लगा रहा है, उतना ही उसका मास है। मास मींस ये मास उसको 70 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड शो कर रहा है। ठीक है, जैसे हम ये पढ़ते हैं एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। तो जब हमने इसको ऊपर कर दिया, इससे ऊपर फोर्स लगा दी, 70.01 से ऊपर लगा दी, तो इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट। तो ये वाली लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे आ गई, कितनी 70.01 न्यूटन। अब ये पत्थर यहां से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ये पत्थर यहां से थोड़ा सा ऊपर उठ गया। ठीक है, तो कैनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, ये पत्थर टोटली रोल कर गया, ये एक तरह से ऐसे, ये यहां से रोल करके, ये यहां से ऐसे रोल करके यहां पे आ गया, मींस ये कैनेटिक फ्रिक्शन इज एट मोशन। स्टूडेंट्स, इसका सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम बाइक स्टार्ट करते हैं या कार स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर जो डालते हैं वो फर्स्ट गियर क्या होता है, सबसे हैवी होता है। क्यों हैवी होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने ओवरकम करना होता है। किसी भी रुकी हुई चीज को हमने जब हिलाना है तो हमारी फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी। जब ये हमारी चलनी स्टार्ट होगी, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, तो हम फोर्थ गियर में फोर्स हमारी सबसे कम लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 फोर्सेज है, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्सेज है, तो ये लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग फोर्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग का मतलब होता है इस तरह से पुल करना, लेकिन रोल का मतलब होता है ये रोल वही बॉडी करेगी जो सर्कुलर होगी। अगर मैं इसको रोल करूंगा तो इसको मुझे उठाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे घरों में एलपीजी के सिलेंडर्स सप्लाई होती है तो वो सिलेंडर को रोल करते हैं। अगर वो स्लाइड करेंगे तो स्लाइड में कांटेक्ट सेम रहता है, कांटेक्ट रहेगा सेम, इससे फ्रिक्शन ज्यादा होगी। लेकिन जब वो रोल करेंगे तो रोल करने से क्या होता है, कांटेक्ट चेंज होता है। ये सिलेंडर का कांटेक्ट और ये सरफेस का कांटेक्ट क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पे बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी है और यहां पे बॉडी क्या है, स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी। ठीक है, सो स्लाइडिंग और रोलिंग में सबसे इजी कौन सी है, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का मतलब है कि जब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है कितना रिएक्शन देगी। अगर तो स्टूडेंट सरफेस हार्ड है, रिएक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस। अगर तो सरफेस हार्ड है तो रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर सरफेस सॉफ्ट है तो रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू mg। अगर मैंने इसको इस साइड से फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन इस साइड होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास, अगर ये सरफेस हार्ड है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, अगर सरफेस सॉफ्ट है तो फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F इज इक्वल टू म्यू R। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं यहां से म्यू निकाल लेता हूं तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, F अपॉन R। F क्या होता था, M इंटू ए, क्योंकि हमने ये फोर्स माना है। R किसके इक्वल है, ये R हमारे पास दिख रहा है कि R इज इक्वल टू mg के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया M इंटू जी, M से M कट गया, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, तो ये भी कट गया। तो म्यू हैज नो यूनिट्स। जब हम स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो म्यू का आंसर पता कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू 0.1, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3।
लेकिन हमने म्यू के साथ कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ इट इज ओनली अ नंबर। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम आएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है कि बॉडी यहां पे थी ऑफ मास m, यहां पे इसका नॉर्मल रिएक्शन था सरफेस का, और यहां पे इसका वेट था mg। मैंने फोर्स लगाई, दिस इज अप्लाइड फोर्स, तो ये बॉडी यहां से चल के यहां पर आ गई। इसका अगर जो s डिस्टेंस हमने कवर किया वो उसको s लिख लेते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन यहां पे आ गया, वेट आ गया mg। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से हमने इस एंगल का नॉर्मल रिएक्शन लेना है। मींस पहले नॉर्मल रिएक्शन इस तरह था, अब नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बन गया। पहले नॉर्मल रिएक्शन ऐसे था, अब नॉर्मल रिएक्शन चला गया यहां पे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहां पे आ गया, अब कुछ एंगल पे बेंड हो गया। तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरे पास एंगल बन गया थीटा। क्या करना है हमने, इसको अब ज्वाइन कर देना है। तो मैं इसको यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओ ए बी और सी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, राइट एंगल एट क्या है, ए। ये राइट एंगल एट ए है। अगर ये राइट एंगल है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हम लगाएंगे tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये यहां पे ए बी। फिर हमारा बेस कितना है यहां पे, ओ ए। तो अब जितना ए बी है मेरे पास, उतना ही मेरे पास क्या है, ये एफ। और ओ ए कितना है मेरे पास, ओ टू ए हमारे पास क्या था, आर। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। बट लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, एफ अपॉन आर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये यहां पे मैं म्यू पुट कर दूंगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकला है। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमने आगे नेक्स्ट टॉपिक में यूज करनी है, जहां पे हमने एंगल ऑफ रिपोज निकालना है। स्टूडेंट्स, जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है वो होता है मिनिमम एंगल। किसका है मिनिमम एंगल, इंक्लाइंड प्लेन का। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंक्लाइंड प्लेन होता है इस तरह का होता है, वो वहां पे आपको प्रैक्टिकल लैब में मिलेगा। वो इस तरह का होता है वुडन, यहां पे हमने एंगल चेंज करना होता है। ये दोनों पार्ट्स वुडन होते हैं, यहां पे कॉन्टैक्ट लगा होता है, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक छोटा सा इंक्लाइंड प्लेन है, मींस ये यहां से मैं एंगल चेंज कर रहा हूं। आपको दिख रहा होगा कि ऐसे एंगल, ऐसे इसका एंगल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए मैं यहां पे कोई चीज रख देता हूं, तो मैंने यहां पे क्या रखा, एक कैप रख दिया, ठीक है। तो अब जब मैंने कैप रखा तो मैं इस एंगल को यहां से, ये जो एंगल है ये वाला एंगल है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, तो मैं इस एंगल को ऐसे ऊपर इंक्रीज कर रहा हूं। जब मैं इंक्रीज करूंगा, जिस एंगल पे ये बॉडी स्लाइड कर गई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। मिनिमम एंगल हमने इंक्रीज करना है जहां पे बॉडी स्लाइड करेगी। सो इट इज द मिनिमम एंगल मेड बाय दिस इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सो दैट द बॉडी प्लेस्ड एट दिस सरफेस जस्ट स्लाइड्स डाउन, ठीक है। तो अब यहां पे मैं एक बॉडी रख देता हूं जिसका मास क्या है, m, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल था। ये सरफेस जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इसका रिएक्शन मैं लूंगा यहां पे r, क्योंकि रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है सरफेस की।
मैंने यहां पे एंगल लिया है 90। अब इसका जो वेट है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स लेना है ऐसे, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अगर मैं इस बॉडी को यहां से इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे एंगल भी अल्फा ही आएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये अल्फा कैसे आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर ये अल्फा है, ये आपको कितना दिख रहा है 90 डिग्री, तो मान लो मैं इसको एक्स एंगल ले लेता हूं एक्स, तो ये ट्रायंगल बन गया, मींस अल्फा प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, अब इस एंगल को ध्यान से देखो, अब ये वाला 90 है यहां पे, ये इस साइड भी 90 है, ये दोनों 90 है, तो ये x हो गया, ये मान लो y हो गया, तो ये x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x की वैल्यू ये यहां पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस वाई इज इक्वल टू 90। 90 से 90 कैंसिल हो गया, ये माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस वाई, अल्फा इज इक्वल टू वाई, मीन्स ये जो y है ये भी कितना होगा अल्फा। ठीक है, तो ये y एंगल मीन्स ये वाला एंगल कैसे अल्फा आया ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी विल रिजॉल्व द वेट इनटू टू कंपोनेंट्स। तो हमने क्या पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, वेक्टर टॉपिक में, कि ये अगर w है mg है तो ये क्या बन गया w cos अल्फा। इसके 90 पे ये हमारा यहाँ पे इसका 90 बनेगा, अगर मैं इसका 90 ले लूं तो ये इसका 90 ऐसे बनेगा, ये क्या बनेगा w साइन अल्फा। अब यहां पे जब एंगल ऑफ रिपोज था, मिनिमम एंगल मैंने इंक्रीज किया तो बॉडी नीचे आनी स्टार्ट हो गई, मीन्स अगर बॉडी नीचे आ रही है तो एफ किस साइड है ऊपर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आर इज इक्वल, तो डायग्राम में हमें क्लियर दिख रहा है कि आर डब्ल्यू कॉस अल्फा के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे एफ किसके इक्वल है, एफ इस साइड है, डब्ल्यू साइन अल्फा क्या है दूसरी साइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एफ अपॉन आर, डिवाइड कर दिया, तो एफ कितना है डब्ल्यू साइन अल्फा बाय डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये डब्ल्यू कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया टेन अल्फा। लेकिन एफ अपॉन आर क्या होता था म्यू टेन अल्फा। अब म्यू को हमने क्या लिखा था, म्यू इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये मेरे पास क्या प्रूव हुआ कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ रिपोज है, ये एंगल ऑफ क्या है फ्रिक्शन। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट द एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां तक का जो टॉपिक है मैंने आज करवाया है वो आपने रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 2 टॉपिक्स और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। इसके न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट आपने कर लेनी है। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू एंड बाय। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन एंड अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो जब हमने एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को इक्वल किया था लास्ट टॉपिक में, अब उसी टॉपिक में सबसे पहले बॉडी को नीचे को स्लाइड करेंगे, फिर ऊपर को फोर्स लगाएंगे। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन एंड अप द इंक्लाइंड प्लेन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। स्टूडेंट्स इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट द बॉडी इज मूविंग डाउन, दिस इज ए एक्सेलरेशन, so this is weight of the body which is resolved as w cos theta and w sin theta. If the body is moving in downward direction, the friction is in upward direction. Okay, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग फोर्सेज आर। तो बैलेंसिंग फोर्सेज क्या दिख रही है हमें, जो रिएक्शन है सरफेस का रिएक्शन, इस इंक्लाइंड प्लेन के इस सरफेस का रिएक्शन है वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है r इज इक्वल टू w cos theta। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमने ये देखना है नेट फोर्स ऑन बॉडी।
तो स्टूडेंट्स नेट फोर्स ऑन बॉडी कितनी है, बॉडी अब आ रही है नीचे को, अगर बॉडी नीचे को आ रही है तो W sin थीटा इज ग्रेटर देन F। ओके, अगर W sin थीटा F से ग्रेटर है तो नेट फोर्स कितनी आ गई, W sin थीटा माइनस F। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू इंटू R। तो यहां पे मैं F की जगह म्यू R पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन 2 क्या बन गई यहां पे, F इज इक्वल टू W मीन्स mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू, अब R यहां पे कितना है, W कॉस थीटा मीन्स mg कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे पहले F की वैल्यू पुट की, फिर मैंने यहाँ पे म्यू R की वैल्यू पुट की। म्यू मीन्स यहाँ पे R कितना है, म्यू इंटू W कॉस थीटा और म्यू इंटू mg कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो F है वो m इंटू ए होता है, m इंटू ए। तो यहां से m और g कॉमन निकल आया, दोनों साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू कॉस थीटा। तो m से m कट गया तो a कितना आ गया मेरे पास, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया। स्टूडेंट्स दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे ग्रेविटी हम कितनी ले लेंगे, 9.8 या 10 अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल। ओके, तो अब हम करेंगे अप द इंक्लाइंड प्लेन। स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम फॉर द बॉडी मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन अपवर्ड्स है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स आ जाएगी। उसी तरह मैंने W को रिजॉल्व किया, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, R इज द रिएक्शन। तो R इज इक्वल टू सबसे पहले mg cos थीटा। अब आपने ध्यान से देखना है कि F और mg एक ही साइड है लेकिन एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, मींस नेट फोर्स कितनी हो गई, ये दोनों एक साइड हो गए तो इसका मतलब क्या है, mg sin थीटा प्लस F हो गई, क्योंकि दोनों एक साइड है, दोनों एक साइड टोटल फोर्स को, नेट फोर्स को इक्वल कर रहे हैं, दोनों का सम नेट फोर्स के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू m में इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू आर, और ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू इंटू आर की वैल्यू mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। तो ma इज इक्वल टू mg और mg कॉमन, ये आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, m से m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमने अपवर्ड मोशन लेना है तो वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, अगर हमने स्टूडेंट्स डाउनवर्ड मोशन तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, विच इज इजियर टू पुल अ बॉडी और टू पुश अ बॉडी। तो यहां पे हम लॉन रोलर का एग्जांपल लेंगे। स्टूडेंट जो लॉन रोलर होता है वो हमारा क्रिकेट की पिच के ऊपर जो रोलर होता है उसको लॉन रोलर बोलते हैं, जो पिच को प्लेन करता है। तो एक केस में, फर्स्ट केस में इसको हम पुल करेंगे, सेकंड केस में इसको पुश करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द लॉन रोलर ऑफ मास m, तो वेट W इक्वल टू mg, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस R। तो अगर हम इसको पुल करेंगे तो फोर्स मैं इस साइड लगाऊंगा बाहर को, दिस इज द हैंडल ऑफ द रोलर। तो अगर ये फोर्स इस साइड है तो इसका एंगल इस साइड बनेगा हॉरिजॉन्टल से ऊपर थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, F cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, F sin थीटा। ठीक है, अब ये केस था पुलिंग, अब हम इसको पुशिंग वाले केस का डायग्राम बनाएंगे। जब हमने स्टूडेंट पुश करना है तो फोर्स मैं इस साइड लगाऊंगा, पुशिंग में इस साइड। अगर फोर्स इस साइड लग रही है तो एंगल यहाँ पे ये विद द हॉरिजॉन्टल ये नीचे बनेगा, यहाँ से ऊपर बना था क्योंकि हम फोर्स ऊपर को लगा रहे थे। तो ये थीटा के साथ वाला F cos थीटा और ये F sin थीटा नीचे आ गया। W इक्वल टू एम्प्टी वेट और R नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम पुल करेंगे तो ध्यान से देखना आप कि बैलेंसिंग फोर्सेस क्या आ रही है। तो ये W इज इक्वल्स टू
किसके इक्वल आ रहा है, आर प्लस एफ साइन थीटा। अगर मैं यहां से आर निकाल लूं तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, वेयर एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, तो ये एफ कितना आ गया, म्यू इंटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। सो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एम ए इंटू म्यू साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं यहां पे इस साइड बात करूं तो R इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए साइन थीटा, वेयर उसी तरह F इज इक्वल टू म्यू आर। तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर मीन्स एम जी प्लस एम ए साइन थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन कौन सी है, 2। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर नजर ये आ रहा है कि यहां पे जब मैंने फ्रिक्शन निकाली, जब मैं इसको पुल कर रहा था तो ये इस साइड घूमेगा, तो फ्रिक्शन इस साइड होगी। मैं इसको अगर पुश कर रहा था तो ये इस साइड जाएगा, पुशिंग में इस साइड जाएगा, तो फ्रिक्शन आएगी इस साइड। ठीक है, अब यहां पे फ्रिक्शन के कंपोनेंट में कोई चीज माइनस हो रही है, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन के कंपोनेंट में क्या हो रहा है, प्लस। तो ऑब्वियसली अगर ये F1 ले लेते हैं और ये F2 ले लेते हैं, F1 इज लेस देन F2। तो क्या हो गया, जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी वहां पे पुशिंग क्या हो जाएगी, हार्ड, पुलिंग क्या हो जाएगी, इजी। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली क्या प्रूव हो रहा है, F1 इज लेस देन F2, क्योंकि F1 के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, प्लस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान से नोट किया होगा कि जहां पे भी हम टीवी में देखते हैं कि कोई भी जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो वहां पे किसी भी चीज को पुल करते हैं अपने दांतों से। कोई ट्रेन खींच रहा है, कोई बस खींच रहा है, कोई गाड़ी खींच के दिखा रहा है, कोई ट्रैक्टर खींच के दिखा रहा है, तो वहां का फंडा कुछ नहीं है, फंडा सिर्फ ये है। जब भी हमारी कोई कार खराब हो जाती है तो उसकी जो उसको पुल करना होता है या उसको चलाना होता है, उसकी हुक उसके कार के आगे लगी होती है, मीन्स हम उसको पुल करें ना कि उसको पुश करें। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग। तो हमने क्या प्रूव किया, इट इज इजियर टू पुल अ बॉडी देन टू पुश इट। पुल करना इजी है, पुश करना क्या है, मुश्किल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी हमने पढ़ा है लीनियर मोशन, बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी की स्पीड कम हो गई, स्टॉप हो गई, कितने टाइम में हुई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब हम बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाएंगे। तो सर्कुलर मोशन में जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी मीन्स कौन कौन सी टर्म्स हमने यूज करनी है वो हम देखेंगे। जैसे हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकालेंगे ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, क्या रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन में, वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने। स्टूडेंट्स मैंने एक कुछ नहीं किया है, मैंने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर है O। तो यहाँ पे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बॉडी सरकमफ्रेंस के ऊपर मूव करेगी। तो यहाँ से मान लीजिए बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है A और यहाँ पे चली गई है पॉइंट B पे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो ये कितना एंगल हो गया, थीटा। तो ये मेरे पास जो यहां तक हो गई, ये हो गया S। ठीक है, तो मान लीजिए बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है यहां से, तो मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा थीटा का। थीटा मीन्स आर्क बाय रेडियस। अब आर्क कितनी है मेरे पास, AB, रेडियस मेरे पास कितना है, R। ठीक है, तो ये जो AB है वो किसके इक्वल आ रहा है, S अपॉन R। तो फॉर्मूला क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R और S इज इक्वल टू R थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ds बाय dt
इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी आर थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के। अब स्टूडेंट्स यहां पे जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं यहां से बी पॉइंट को यहां पे लगा देता हूं तो एस चेंज हो जाएगा, ये एस, ठीक है। मींस थीटा और बड़ा हो जाएगा, थीटा एंगल बड़ा हो जाएगा। थीटा यहां से लेंगे तो थीटा ये वाला था, ये थीटा बड़ा हो जाएगा। मींस रेडियस कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी हमने थीटा का करना है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हियर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt r ओमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, r कांस्टेंट, d ओमेगा बाय dt, तो ये a इज इक्वल टू r अल्फा। अब यहां पे अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो गई लीनियर एक्सेलरेशन। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये इक्वेशन हमने आगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में यूज करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स हम जब ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करनी है तो यहां पे हमने एक बात ये समझनी है कि यहां पे एक बच्चे ने स्टोन को टाई किया और थ्रेड के साथ घुमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टोन यहां पे आया था इस पॉइंट पे, तो यहां से ब्रेक हो गया। अगर ये ब्रेक हो गया तो इसकी वेलोसिटी ऐसे जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अगर ये यहां से ए पॉइंट से ब्रेक हुआ है तो मान लीजिए ये दोबारा यहां पे बी पॉइंट से ब्रेक हो गया, तो फिर हमारी वेलोसिटी इस साइड जाएगी। फर्स्ट वेलोसिटी थी v1, सेकंड है v2। तो अब हमने क्या करना है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट वेलोसिटी को सेकंड वेलोसिटी के साथ अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्सेलरेशन की आएगी। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज, ठीक है। तो यहां पे v1 फर्स्ट वेलोसिटी है, मींस u है, ये क्या है v2। तो फर्स्ट और सेकंड को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो यहां पे वेलोसिटी आएगी टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मैंने यहां से बॉडी को ब्रेक किया तो इसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी v1। फिर बॉडी ने यहां से ब्रेक किया तो इसकी वेलोसिटी आएगी यहां से v2। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, मैंने यहां से इस डायग्राम से a और b चेंज कर दी है। तो ये वेलोसिटी यहां पे फर्स्ट से सेकंड क्या आएगी? a। इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, फिर सेंटर की तरफ आएगी। कोई भी पॉइंट स्टूडेंट्स आप ले लो, अगर यहां से मैं पॉइंट लेता हूं ये वाला, फिर यहां से ये पॉइंट ले लेता हूं तो फिर टुवर्ड्स द सेंटर, ये यहां से ये देखो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। वेलोसिटी इज इनफाइनाइट, क्योंकि यहां पे पॉइंट्स कितने हैं? फाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पे एक सर्कल बनाया है, ठीक है। तो ये मैं अगर सर्कल बनाऊंगा तो मान लीजिए ये मैंने पॉइंट यहां पे लिया है P, जहां से स्टोन ने ब्रेक होना है, ठीक है। तो अगर स्टोन यहां से ब्रेक होगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे आएगी v1। तो ये मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। फिर मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहां से ब्रेक हो गया, ये पॉइंट हम Q ले लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? v2। दोबारा मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल कितना हुआ? डेल्टा थीटा ले लेते हैं यहां पे, और ये सेंटर O है, ये दोनों रेडियस है, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ये डेल्टा S बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है S,
ये छोटा सा जो है डेल्टा एस बन जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, यहां से पहले ब्रेक हुआ फिर Q पॉइंट से ब्रेक होगा। ओके, ये रेडियस आर है, रेडियस आर ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस डायग्राम को मैं ये कंपोनेंट्स को v1 v2 को दोबारा बनाऊं तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं। ये वाली लाइन मैं यहां पे बना देता हूं, फिर ये वाली लाइन मैं यहां पे बना देता हूं, ये वाली v2। ठीक है, ये v1 था, ये हो गया v2, ये एंगल कितना हो गया, और ये मेरे पास डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, और ये कितना है डेल्टा थीटा। ठीक है, मैंने ये कंपोनेंट इस तरह से ले लिया, ये वाला यहां से इस तरह से ले लिया, तो ये डेल्टा थीटा बन गया। इसको मैं नेम देता था ए बी एंड सी। ठीक है, क्लियर है। तो ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है। तो अब हमने डेरिवेशन स्टार्ट कर लिया। डेरिवेशन मींस हमने दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पे हमने वेक्टर एडिशन लगाना है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पे क्लॉकवाइज चल रहा हूं, क्लॉकवाइज ऐसे, तो अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो मैं चलूंगा ए बी सी ए। ठीक है, अब ए टू बी v1 हमारे साथ है, बी टू सी फिर डेल्टा v हमारे साथ है, लेकिन जब मैं सी टू ए जाऊंगा v2 का पॉइंट मेरे ऑपोजिट है, माइनस v2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से डेल्टा v कितना आ गया, v2 माइनस v1। ठीक है, क्लॉकवाइज चलने पे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलने पे। ओके, अब हम लेंगे ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से, इन ट्रायंगल क्यू पी ओ एंड ए बी सी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पी क्यू, ये वाला पी क्यू बाय ओ पी इज इक्वल टू सी बी बाय ए बी। ठीक है, अब देखो पी क्यू कितना है मेरे पास, पी क्यू डेल्टा एस और पी आर इज इक्वल टू सी बी कितना है मेरे पास, सी बी डेल्टा वी, और ए बी कितना है मेरे पास वी, v1 या v2, v ले लेते हैं। चलो हमने क्या करना है, यहां से डेल्टा v निकालना है बाहर। डेल्टा v इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा एस बाय आर। ठीक है, अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, इस इक्वेशन को 2 को, तो डेल्टा v बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा एस बाय आर इंटू डेल्टा टी। ये वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन गया, एक्सेलरेशन। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी। ये क्या बन गया, v स्क्वायर बाय आर। तो एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ v हमारा क्या था, आर ओमेगा, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो a कितना आ गया, a इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो a कितना आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इफ F इज सेंट्रीपिटल फोर्स, FC, तो ये जो स्टोन हमने लिया था यहां पे, स्टोन का मास कितना था m, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लग गया, m इंटू ए कितना है v स्क्वायर बाय आर। तो FC का फॉर्मूला क्या बन गया, mv स्क्वायर बाय आर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। 2 इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, थैंक यू।